हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17 और यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगी जो कि आपके सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले हमने सारे प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर के 2019 तक सारा कवर कर लिया है और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के पेपर को। तो ये जो पेपर है आज का, ये सबसे रीसेंट पेपर है जो सीटेट में अभी जनवरी में हुआ था। और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ जो पूछे गए थे वो काफ़ी सारे नए क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे हमें। और थोड़ा सा पेपर का पैटर्न ये वाला डिफरेंट था, थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है, ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा, आपको पैटर्न पता चलेगा, हो सकता है कि ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। एंड नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट होने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर और वीडियोस आपको देखनी है मैथ्स पेडागोजी के लिए या अदर कोई भी सीटेट रिलेटेड, तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चेकआउट ज़रूर करना। ओके, सो फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। पहला प्रश्न पूछा गया था कि पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग के 3 कंपोनेंट क्या होते हैं। एकदम न्यू क्वेश्चन है ये, इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं आया था। इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइज मैं डायरेक्ट राइट आंसर डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं हर एक ऑप्शन पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट होगा। पी फॉर प्रेजेंटेशन, देन पी फॉर प्रैक्टिस एंड थर्ड होता है पी फॉर प्रोड्यूस या प्रोडक्शन। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो पीपीपी मॉडल बेसिकली क्या है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी टॉपिक है, जब आप उसको टीच करते हो तो सबसे पहला फेज आता है जब आप प्रेजेंट करते हो। मतलब आपको जो सिखाना है आप उसको पहले बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेसन प्लान आप बना के ले गए, आपने प्रेजेंट किया, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। मतलब जो भी आपने सिखाया बच्चे उसको प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज पे हम फोकस यहाँ करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है प्रोडक्शन। मतलब आपने अब अपना चैप्टर सिखा दिया, आपको जो समझाना था आपने वो चीज़ बच्चों तक पहुँचा दी है। अब बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो राइटिंग या स्पीकिंग के थ्रू उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, यानी वो बोलना सीखेंगे या लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसके क्या होते हैं, मेन ऑर्डर ऑफ टीचिंग होता है पीपीपी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। ओके, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना। अ टीचर ऑफ क्लास 8 डिस्कस्ड डिटर्मिनर्स इन हर क्लासरूम थ्रू अ शॉर्ट टेक्स्ट इन विच डिटर्मिनर्स अकर मैनी टाइम्स एंड लर्नर्स वर मेड टू नोटिस दैम इन यूज। अब देखो यहाँ तक क्या है कि एक टीचर जो है 8 क्लास में एक शॉर्ट टेक्स्ट के माध्यम से, मतलब एक शॉर्ट टेक्स्ट है, कुछ लिखा हुआ है, उसके माध्यम से ग्रामर का कंसेप्ट जो है डिटर्मिनर सिखाना चाहती है, सिखा रही है। और यहाँ पर क्या होता है कि दिस वॉज फॉलोड बाय लर्नर्स यूजिंग द सेम इन ओन लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर पर्पजेज। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इसको यूज़ करते हैं खुद की लैंग्वेज में पर्पस के लिए वेरियस। टीचर देन brought to the notice of the learners the uses of determiners in context। अब यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं संदर्भ के अनुसार डिटर्मिनर्स को, जो भी टीचर ने सिखाया। वट स्ट्रैटेजी डिड द टीचर एम्प्लॉय इन हर क्लासरूम। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये टीचर कौन सी स्ट्रैटेजी को एम्प्लॉय कर रही है, क्या ये स्ट्रक्चर्ड टीचिंग है। तो देखो यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली बच्चा सीख रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड तो यहाँ पे नहीं होगा। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटिशन नहीं करा रहे हैं, कोई भी रिपीटिशन की बात यहाँ नहीं हुई है, ठीक है। टास्क बेस्ड भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा टास्क नहीं कंडक्ट कराया टीचर ने। कम्युनिकल भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस रेजिंग अवेयरनेस एक्टिविटी यहाँ पर टीचर ने किया है। अब ये भी नया क्वेश्चन आया था सीटेट के अंदर, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि कॉन्शियसनेस रेजिंग होता क्या है। सिंपल है कि हम जो ये अप्रोच फॉलो करते हैं इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ में, यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे कॉग्निटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। याद रखना कि आप कोई भी ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन, कोई भी आप ग्रामर सिखा रहे हो, उस पर आपका फोकस है कि बच्चा कॉग्निटिवली उस चीज़ को समझे
किसने दिया है? ये शारवुड स्मिथ ने दिया है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बेसिकली जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है कि लर्नर सेंटर्ड ओरिएंटेशन है। आप यहाँ पे बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को देखते हो, आप यहाँ पे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का यूज़ करवाते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर का यूज़ हो रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप देखोगे, यहाँ पे आपने देखा कि डिटर्मिनर्स तो उसने समझाया, लेकिन यहाँ पे वो यूजेस को भी दिखा रही है कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, कॉन्शियसनेस रेजिंग अवेयरनेस है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, अ टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कंसेप्ट्स. She decided to pick students who find it difficult on the particular aspects. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है जहाँ पे टीचर फाइंड आउट करती है कि उसकी क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है किसी पर्टिकुलर आस्पेक्ट में। शी टुक सेपरेट सेशन फॉर देम। अब देखो यहाँ क्या कहा गया कि वो उन बच्चों के लिए सेपरेट सेशंस को जो है कंडक्ट करती है ताकि उन्हें वो सपोर्ट कर सके रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में। अब यहाँ पे टीचर क्या करने की कोशिश कर रही है? रेमेडियल टीचिंग है, हायर ऑर्डर स्किल्स हैं, थिंकिंग स्किल्स हैं, या फीडबैक टीचिंग है? तो यहाँ पे क्या है कि वो देख रही है कि किसको डिफ़िकल्टी है लिखने में या समझने में, और वो सपोर्ट कर रही है, सेशंस ले रही है अलग से, यानी ये रेमेडियल टीचिंग को बता रहा है। ठीक है, सो गाइज ऐसे क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट में आ सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट्स टू लर्न वोकैबुलरी इफेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड शी अडॉप्ट टू टीच वोकैबुलरी इन हर क्लास? अब टीचर को वोकैबुलरी सिखाना है, यानी कि शब्द भंडार, शब्दों को विकसित करना है, तो सबसे अच्छा एक तरीका क्या होगा? मैं डायरेक्ट राइट आंसर डिस्कस करूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, आप कर लोगे। थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके, इसका जो सही आंसर बनेगा, हम क्या देखेंगे कि जो बच्चे वर्ड्स को देख रहे हैं उनको वो ग्रुपिंग करेंगे एंड रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर पाएंगे, जहाँ पे भी आपका यूज आ जाए या फिर मीनिंगफुल आ जाए, ग्रुपिंग आ जाए, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी जो है वो एप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, अ रीडर गेट्स द हिंट्स बेस्ड ऑन साउंड सिंबल क्रॉसपॉन्डेंसेस टू डिकोड एंड कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट, व्हाट इज दिस नोन एज? अब आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो क्वेश्चन में ये है, सिंपल अगर मैं बोलूँ कि बच्चे मान लो कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लो ये टेक्स्ट है, यहाँ पे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो रीडर है उसको हिंट मिल रहा है कैसे? साउंड और सिंबल से। बस ये आपका कीवर्ड है। आप बात हो रही है साउंड की और सिंबल की। साउंड आपको पता है जो हम बोल रहे हैं, और सिंबल क्या होता है? जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो साउंड सिंबल से उसको हिंट मिल रहा है और उसकी वजह से बच्चा कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है जो भी टेक्स्ट है, मतलब उसको समझ पा रहा है। तो ये क्या है? ग्राफिक क्यूज है, ग्राफोफोनिक है, मेटालिंग्विस्टिक है, या सिंटैटिक है? तो मेटालिंग्विस्टिक होगा नहीं। मेटालिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि आपकी खुद की एक अवेयरनेस, आपकी खुद की कॉग्निशन पे जब आप सोचते हो उसे हम मेटालिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे साउंड सिंबल की बात हो रही है, यानी कि ग्राफोफोनिक क्यूज इसका राइट आंसर होगा। ग्राफो का मतलब क्या है? ग्राफीम, जो सिंबल है, और फोनिक का मतलब क्या होता है? जो साउंड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, तो जिसे कहा गया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस पे ये आया था, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकैबुलरी लर्निंग। ये जो एक्टिविटी है इसे हम क्या कहते हैं? ये जो है, फाइंड वर्ड्स विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड रेन, फॉर एग्जाम्पल हैवी रेन। अब देखो ये जो वर्ड है हैवी रेन, ठीक है, अब इसमें आप देखोगे एक वर्ड है हैवी और एक वर्ड है रेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 वर्ड हैं आपस में कनेक्ट होके एक
इनको हम एक साथ बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे वर्ड का यूज़ इस तरह से करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम प्रिटी मच, या हम बोलते हैं आई एम प्रिटी ब्यूटिफुल, इस तरह से बोलते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं ये होते हैं कोलोकेशंस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप दो शब्दों को जोड़ देते हो, जोड़ करके जब आप यूज करते हैं उसे हम कोलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, टीचर आस्क हर लर्नर्स टू ज्वाइन सेंटेंसेस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ। अब देखो ध्यान से समझना, टीचर ने अपने लर्नर्स को कहा कि आप जो है सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक छोटा पैराग्राफ लिखिए, इंसर्टिंग सप्लाइड कनेक्टर्स। टीचर ने कहा कि मैं आपको कुछ वर्ड दे रही हूँ जैसे कि बट, एंड, हाउएवर, बिकॉज, ऑल्दो, इनको जोड़ के आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, एंड उसके बाद एक शॉर्ट पैराग्राफ को बना के देना है। तो ये जो अप्रोच है राइटिंग की, ये कौन सी अप्रोच है? कंट्रोल है? तो देखो कंट्रोल तो नहीं है, क्योंकि कंट्रोल में तो पूरी तरीके से टीचर के पे डिपेंड रहता है। यहाँ पे बच्चे शॉर्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं, है ना, टीचर ने उनको दिया नहीं है, तो कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे फ्री भी नहीं है, क्योंकि फ्री राइटिंग अप्रोच वो होती है जहाँ पे बच्चा खुद से ही लिख रहा होता है, जैसे डायरी लिखना हो गया। कम्युनिकेटिव भी नहीं है, यहाँ पर हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे टीचर ने उनको कुछ कनेक्टर्स, कुछ वर्ड दिए और उन वर्ड का यूज करके बच्चा खुद से शॉर्ट पैराग्राफ लिख रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज अ कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, an assessment done at the end of 6 months of one term is। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा असेसमेंट जो 6 मंथ्स पे किया जाता है, ठीक है, 6 मंथ्स यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफ वन टर्म, एक टर्म में, तो ये क्या है, समेटिव, फॉर्मेटिव, सेमेस्टर या रेमिडियल? तो रेमिडियल तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, पहले तो आप ये हटा दो। 6 मंथ्स की ड्यूरेशन पे किया जा रहा है, यानी कि ये एक समेटिव का पार्ट है, ठीक है। Essay 1 Essay 2 जो हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8 टू रीड अ नॉवेल बाय एन इंडियन ऑथर एंड आस्क देम टू राइट एन एसे गिविंग देयर व्यूज ऑन द नॉवेल। व्हाट इज दिस नोन एज अ रीडिंग एक्टिविटी? अब आपको ये रीडिंग का टाइप बताना है। अब एक हिंट है यहाँ पर, हिंट क्या है कि टीचर ने बच्चों को क्या पढ़ने के लिए दिया है, नॉवेल को पढ़ने के लिए दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, नॉवेल आया है, तो यानी कि ये नॉवेल से आप क्या समझे कि कौन सी रीडिंग हो जाएगी? नॉवेल को पढ़ करके बच्चों को बोला कि आप अपने व्यूज़ को लिखिए। तो ये जो रीडिंग का टाइप है ये है एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ नॉवेल पढ़ रहे हैं और उसके बाद अपने व्यूज़ को दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी फिफ्थ वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स। व्हाट इज अ टेस्ट नोन एज? अब ये टेस्ट कौन सा है, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड अगर मैं बताऊं तो क्या क्या कीवर्ड है? पहला कि हर 5वें वर्ड के बाद उन्होंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया वर्ड को, यानी मिस कर दिया वर्ड को। यहाँ पे मिसिंग वर्ड को फिल करने के लिए टीचर ने बोला बच्चों को कि जो वर्ड लिखे नहीं हैं हर 5वें वर्ड के बाद उनको आप क्या करिए, फिल करिए। तो ये एक क्लोज टेस्ट है, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होता है, मिसिंग। क्लोज का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो मिसिंग होता है, ठीक है, मिसिंग पार्ट। तो ये क्लोज टेस्ट का एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप हर 5वें या 6ठे वर्ड के बाद वर्ड्स को यहाँ से हटा देते हो, रिमूव कर देते हो और बच्चों को वो वर्ड फिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी इज। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी क्या है? तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट राइट आंसर यहाँ पे डिस्कस करूंगी, आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। देखो मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रैटेजी क्या होती है, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी ऑप्शन में आपका दिया हो कि आप बच्चों की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वही आपका मल्टीलिंगुअलिज्म का आंसर हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है कि जहां पे आप एज अ रिसोर्स टीचिंग में बच्चों की लैंग्वेज को यूज करके पढ़ा रहे हो। दैट मीन्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट। आप किसी भी विषय के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग अपनी टीचिंग में कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला है कि डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज। जो डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड है वो क्या है? ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है, ठीक है, एकदम न्यू क्वेश्चन है कि डिनोटेटिव मीनिंग क्या होता है। फैक्चुअल मीनिंग होता है, मच मोर देन व्हाट अ वर्ड एक्चुअली मीन्स, फिगरेटिव मीनिंग होता है, या ग्रामेटिकल मीनिंग होता है। तो देखो, ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं होगा। जो ग्रामेटिकल हमारे वर्ड्स होते हैं उन्हें हम फंक्शनल कहते हैं, ठीक है। फिगरेटिव का मतलब होता है अलंकार, है ना, जो हमारे जो है फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, अलंकार होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डिनोटेटिव का मतलब है कि जो फैक्चुअल मीनिंग है, मतलब जिस वर्ड का कोई भी अदर मीनिंग ना हो, लिटरल मीनिंग हो, उसे हम डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। जैसे कोई वर्ड है, अब जैसे ये वर्ड है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है शब्द, तो ये एक डिनोटेटिव हो गया। कोई भी मतलब कि अलग अलग से कोई दूसरा कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हिडन मीनिंग नहीं है, तो यहाँ ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी एक्वायर डैश लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड आवर करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। व्हाट इज दिस पेडागोजिकल कंसेप्ट नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन करना वही है जो हर बार आता है। आपसे पूछा गया कि आप क्या एक्वायर करते हो। यहाँ पे बात हो रही है इनपुट की, और आप यहाँ पे इनपुट बच्चों को देते हैं बियॉन्ड देयर करेंट लेवल। जब आप बच्चों को एक तरह का सपोर्ट देते हैं उनके लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल पे, वो क्या है? तो ये हमारा इनपुट हाइपोथेसिस होता है, जो कि स्टीफन क्रैशन ने दिया था। इनपुट हाइपोथेसिस का कंसेप्ट कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद आ रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखो, इनपुट हाइपोथेसिस या कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है वो स्टीफन क्रैशन की थ्योरी से आया है। स्टीफन क्रैशन ने अपनी सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में 5 हाइपोथेसिस दिए थे। कितने? 5। जैसे कि पहला है नेचुरल ऑर्डर, ये आपको नेम याद रखना है एज इट इज, नेचुरल ऑर्डर। उसके बाद एक्विजिशन हाइपोथेसिस, उसके बाद मोनिटर होता है, इनपुट हाइपोथेसिस होता है, और अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस होता है। 5 हाइपोथेसिस है, जिसमें से इनपुट हाइपोथेसिस में क्रैशन ने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश को किसका दर्जा दिया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल, नेशनल, या लिंक लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश को क्या दर्जा दिया गया है? एज अ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और ये एक्ट याद रखना, एक्ट का नाम क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है। एक्ट का नाम ये था पूरा का पूरा, जिसमें हिंदी को क्या बोला गया? ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, और इंग्लिश को क्या दिया गया? एसोसिएट ऑफिशियल का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ विच मेथड। कौन से मेथड की बात यहाँ की जा रही है? जब आप हैबिट फॉर्मेशन कर रहे हो बार बार रिपीटिशन से, तो यहाँ पे कौन सा मेथड है? तो राइट आंसर होगा ऑडियो लिंग्विलिज्म, यानी आर्मी मेथड। इसे हम क्या कहते हैं? आर्मी मेथड भी कहते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो रिपीटिशन पे, ड्रिल पे, बिहेवियरिज्म पे, और बार बार प्रैक्टिस पे, पैटर्न प्रैक्टिस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 7 ask her learners to bring at least 2 or 3 objects from home and she asked them to exchange the objects among themselves। अब टीचर ने कहा कि आप बच्चों को बोला कि आप एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने घर से लाएंगे, और उन्हें आप एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। शी नाउ आस्क देम टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन देयर हैंड्स एट लीस्ट 10 सेंटेंसेस। और फिर टीचर ने बोला कि आप जो ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं, जो आपने आपस में एक्सचेंज किया है, इसके बारे में आप 10-10 सेंटेंस मुझे बता दीजिए। तो ये जो लर्निंग मटेरियल टीचर ने यहाँ यूज़ किया है, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट टीचर ने यूज़ किया है, ये क्या है? ये क्वेश्चन में आपका मेन पूछा गया है, ठीक है। सो गाइज, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है लंबे लंबे क्वेश्चंस को देख के।
देखो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो मटेरियल है टीचिंग लर्निंग, ये क्या है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या जो ये ऑब्जेक्ट की बात की गई है ये क्या है। तो हमें पता है कि ये क्या है, रीलिया है। रीलिया का मतलब क्या होता है, जो रियल ऑब्जेक्ट का यूज करके जब हम पढ़ा रहे होते हैं, कोई चीज को सिखा रहे होते हैं, वो रीलिया होता है। तो यहाँ ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स इज अ प्रोसेस इन द टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग। जब आप सुन रहे हैं किसी की बात को, तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होगा, आपसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है कि टॉप डाउन अप्रोच के बारे में आपको बताना है, ये टॉप डाउन में क्या होगा, ठीक है। पहला है डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन इंटोनेशन कंपाउंड्स, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन फोनीम्स, रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स, या फिर रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक। तो देखो मैंने बोला था कि जो टॉप डाउन अप्रोच है वो होल टू पार्ट होता है। हमें पता है कि होल टू पार्ट हम टॉप डाउन में बात करते हैं, टॉप डाउन में बात करते हैं हम ओवरऑल चीज़ की, ओवरऑल मीनिंग की बात हम पहले करते हैं। तो यहाँ पे जब आप किसी टॉपिक को रिकॉग्नाइज करते हो, यानी कि आप ओवरऑल देख रहे हो, आप एज अ होल उस चीज़ को देख रहे हो वाइल लिसनिंग की टॉपिक क्या है, यानी कि ये टॉप डाउन में आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग अ टॉपिक, आप किसी एक टॉपिक को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि भाई क्या किस चीज पे बात हो रही है, ठीक है, तो वो होल तरीका है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर अरेंजेस हर लर्नर्स इनटू पेयर्स एंड गिव देम अ टेक्स्ट ऑफ 2 पैराग्राफ्स। अब पहले टीचर ने सबसे पहले क्या किया, अपने लर्नर जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया कि पेयर में बांटा, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्या दे दिया, एक टेक्स्ट दे दिया, 2 पैराग्राफ दे दिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें उसने क्या किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, वन लर्नर इन द पेयर रीड्स आउट द टेक्स्ट, द अदर एंड द पार्टनर टेक्स द डिक्टेशन। यहाँ पे टीचर ने बोला कि आप जो है टेक्स्ट को लीजिए, पेयर में डिवाइड किया, एक जो लर्नर है वो टेक्स्ट को पढ़ता है और जो दूसरा है वो डिक्टेशन लेता है। तो ये क्या है, ठीक है, ये जिक्सॉ डिक्टेशन है, पार्शियल डिक्टेशन है, रनिंग है, या कंपोजिशन डिक्टेशन है। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पार्शियल डिक्टेशन का ये एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है, जहां पर एक लर्नर जो है उसको टेक्स्ट को पढ़ रहा है एंड सेकंड जो है वो उसको डिक्टेट कर रहा है। तो इसका बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड्स। अब ये जो वर्ड आया है मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब स्पीकिंग में मैकेनिक्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स बेसिकली आपका यहाँ पूछा गया है इनडायरेक्टली, आपको वो बताना है कि वाइल स्पीकिंग हम क्या कंपोनेंट का ध्यान रखते हैं। तो देखो जब भी हम बोलते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आपका प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ये हमारे मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स का मतलब है कि उसके डिटेलिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कंपोनेंट ऑफ जो है राइटिंग के कन्वेंशंस की बात करते हैं, ऐसे ही हमारे स्पीकिंग के कुछ मैकेनिक्स होते हैं, मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन बोलने में, ग्रामर का आप क्या यूज़ कर रहे हो एंड वोकैबुलरी का क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारे मैकेनिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कहता है, जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट। अब जतिन राघव है जो वो रीडिंग कर रहा है फास्ट, ठीक है, पहला तो फास्ट रीडिंग है। लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ मशीनरी मैनुअल, व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नोन एज। अब एक मैनुअल को वो पढ़ रहा है और वो बहुत जल्दी पढ़ रहा है, फास्ट पढ़ रहा है और स्पेसिफिक पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब जो उसको पढ़ना है वही पढ़ रहा है, स्पेसिफिक है। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो हमें पता है कि जब हम स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, जो हम जो डिस्कवर करना चाहते हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, स्कैनिंग की होती है। अगर आपसे पूछा जाए जिस्ट के लिए पढ़ना, ओवरऑल के लिए, ओवरऑल आइडिया के लिए पढ़ना, तो आपका स्कीमिंग हो जाएगा, और अगर स्पेसिफिक पूछ रहा है तो स्कैनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, हेयर आर सम सेट्स ऑफ वर्ड्स इन सम पैटर्न, फाइंड व्हाट आर दीज नोन एज इन टीचिंग लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। अब देखो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि बिट, बैट,
डिड, डेड, हिट, हेड, लिड, लेड, मिस, मेस, पिन, पेन, लॉक, लक। अब आप देखोगे इन वर्ड्स को आप पढ़ के देखिए और आपको पता नहीं ये कौन से पेयर है, ठीक है, कौन से पेयर है या कौन से वर्ड है। पहला कंट्रास्टिव पेयर है, दूसरा कंपैरेबल है, तीसरा वॉवल्स है, या फिर ये स्ट्रेस और इंटोनेशन है। तो स्ट्रेस इंटोनेशन यहाँ होगा नहीं, हमसे वर्ड पूछा गया है, ठीक है। तो ये वर्ड के जो टाइप हैं ये क्या है, इन्हें हम कंट्रास्टिव पेयरिंग वर्ड कहते हैं। और इनका एक और नाम है जो आपको याद रखना है, इन्हें हम मिनिमल पेयर भी कहते हैं, ठीक है, MINIMAL, मिनिमल पेयर ऑफ वर्ड्स। ये आपका पेपर में आ चुका है पहले भी। यहाँ पे क्या होता है आप देखोगे, बिट, बेट, सिर्फ एक वॉवल का फर्क है। जैसे बिट है तो आई हो गया और यहाँ पे ई हो गया। ये किसको सिखाने में यूज किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन को सिखाने में यूज किया जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मिनिमल पेयर वर्ड्स या कंट्रास्टिव पेयरिंग वर्ड का यूज हम क्या सिखाने में करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन को सिखाने में करते हैं। और ये जो वर्ड्स के टाइप आप देख रहे हो ये क्या है, हमारे कंट्रास्टिव पेयर है, ठीक है, जो बच्चों को हम इस तरह से डिफरेंस सिखाते हैं दो वर्ड्स में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर फाइनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइजेज व्हेन वन हियर्स और सीज देम आर। अगर आप किसी भी वर्ड को सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं, हियर्स का मतलब है कि जब आप लिसनिंग कर रहे हो, सीज का मतलब है जब आप उसे देख रहे हो, यानी कि आप रीड कर रहे हो ऑब्वियसली। अब अगर आप कोई वर्ड देख रहे हो यानी कि उसको आप रीड कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम लिसनिंग और रीडिंग से वर्ड्स को समझते हैं तो वो क्या है, तो ऐसी जो वोकैबुलरी होती है लिसनिंग और रीडिंग से उन्हें हम रिसेप्टिव कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स होती हैं वो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, और जब हम इन स्किल से वर्ड्स को सीखते हैं तो उन्हें हम रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट। अब आपको बताना है कि ये जो फ्री राइटिंग अप्रोच है ये किसको प्रमोट करता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि फ्री राइटिंग अप्रोच में आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ग्रामर पे, एक्यूरेसी पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते हो। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या सही है। तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी। मैंने बोला कि हम यहाँ पे ग्रामर का ध्यान नहीं देते, तो ग्रामर तो होगा नहीं यहाँ पर, ना ही सिंटैक्स हुआ क्योंकि यहाँ रूल आ जाता है, ना ही फॉर्म हुआ, ना ही एक्यूरेसी हुई। हम यहाँ पे फ्लुएंसी पे बहुत फोकस करते हैं, तो यहाँ सी का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स दैट। पेडागोजिकल ग्रामर का क्या मतलब होता है। पेडागोजिकल नाम से क्या लग रहा है कि आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में जो हम ग्रामर सिखाते हैं, या फिर आप मीनिंग बेस्ड ग्रामर सिखाते हो, फंक्शनल तरीके से सिखाते हो, उसे हम पेडागोजिकल कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। आप संदर्भ में सिखा रहे हैं, रियल सिचुएशन में सिखा रहे हैं, ठीक है। ग्रामर को कैसे सिखाना, रूल से ना सिखा के आप रियल तरीके से सिखा रहे हो, उसे पेडागोजिकल ग्रामर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। अगला प्रश्न कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन अ पोएम। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर आप किसी पोएम का असेसमेंट करना चाहते हैं तो इनमें से क्या है जिस पर आप फोकस नहीं करोगे। फर्स्ट है पोएटिक डिवाइसेस। तो देखो पोएटिक डिवाइसेस पे तो बिल्कुल करेंगे। अगर आपने कोई कविता बच्चों को सिखाई है, कोई पोएम सिखाया है, तो आप ये देखोगे ना कि उसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आए, तो ये तो बिल्कुल हम करते हैं। थीम बिल्कुल करते हैं कि पोएम में क्या थीम है, किस पे बेस्ड है पोएम। हम यहाँ पर जो है वोकैबुलरी पे भी करेंगे, लेकिन ग्रामर पे बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रामर नहीं सिखाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम ग्रामर पे बहुत फोकस असेसमेंट के दौरान नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू वॉच अ मूवी 2 days ago and now she asked them to have a discussion on what would they do if they were the hero or heroine of the movie. What is this assessment task known as? सिंपल क्वेश्चन है।
टीचर ने बच्चों को बोला कि आप 2 दिन मतलब एक मूवी देख के आइए। बच्चे एक मूवी देख के आए एंड टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा, एक डिस्कशन किया कि अगर आप हीरो हीरोइन की जगह होते तो आप क्या करते, ठीक है, क्या करेंगे आप। तो ये जो टीचर ने ऐसा क्वेश्चन बच्चों से पूछा है, इसका पर्पस क्या है, ये क्या है, ये जो टास्क है इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क कहेंगे, क्रिटिकल पेडागोजी कहेंगे, स्पीकिंग टास्क है, या ये थिंकिंग टास्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका एक हिंट अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे है कि यहाँ पे एक सिचुएशन दी है टीचर ने, है ना, कि व्हाट दे डू, वो क्या करेंगे, है ना। तो यानी कि यहाँ बच्चों को सोचने के लिए टीचर मजबूर कर रहा है कि अगर वो हीरो हीरोइन की जगह होंगे तो क्या करेंगे। इमेजिनेटिव टाइप का क्वेश्चन है, बच्चा सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, यानी ये एक्स्ट्रापोलेटिव है, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेटिव मतलब होता है कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप पेड़ होते तो क्या करते, अगर आप ये होते तो क्या करते, आप उसकी जगह होते तो क्या करते। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम एक्स्ट्रापोलेटिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जहां बच्चे पर्सनल रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, अपने व्यूज को बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन। रीडिंग में फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है? फ्लुएंसी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट है एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विद एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक एट ऑल, एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, या फिर एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। तो फ्लुएंसी का मतलब होता है कि जहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, आप जब इजी वे में उस चीज़ को पढ़ पाते हो, वो फ्लुएंसी है आपकी। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई वो तो बड़ा फ्लुएंट है बोलने में। तो फ्लुएंट कब होता है कोई इंसान? जब वो बहुत इजी वे में चीज़ों को समझ लेता है या बोलता है, या वो एक्सप्रेस कर पाता है अच्छे से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। वो रीडिंग कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विद ईज, है ना, और एक्सप्रेशन के साथ। तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया के बारे में सही है, ठीक है। फर्स्ट है इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ये गलत है, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल नहीं है, हिंदी को ऑफिशियल माना गया है। हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज। तो ये भी गलत है, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया है, क्योंकि राष्ट्रभाषा, संविधान में राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं किया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी है लेकिन संविधान में नहीं बोला गया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश के लोग हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है, लेकिन संविधान में कोई भी इसका जिक्र नहीं है, ठीक। तो ये तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? 2 इसका राइट आंसर होगा। सी और डी, हिंदी ऑफिशियल है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और इंग्लिश क्या है? एसोसिएट है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। लास्ट क्वेश्चन है डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है ग्रामर के अंदर, जब आप ग्रामर को सीख रहे होते हो? फर्स्ट है नोइंग द रूल्स ऑफ अ ग्रामेटिकल आइटम, रूल को जानना। सेकेंड, नोइंग हाउ टू डू अ ग्रामेटिकल आइटम, नोइंग द आइडियाज एंड कंसेप्ट्स इन लर्निंग, या फिर नोइंग टू यूज अ डिक्शनरी। तो देखो, डिक्लेरेटिव ग्रामर वो ग्रामर होती है जहां पर आप ग्रामर के रूल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक होती है डिक्लेरेटिव ग्रामर, बहुत सारे ग्रामर के टाइप होते हैं। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज वो होती है जहां पर आप उसके जो रूल हैं, जो फॉर्म है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, जानकारी ले रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। ओके, सो गाइज ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हम सेशन जो सीरीज चला रहे थे वो अब कंप्लीट होता है। मैंने सारे ईयर के पेपर्स को जो है डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको अदर जो है प्रैक्टिस सेट करना है, अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में जाने से पहले, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। आपको टॉपिक भी मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएंगी,
आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे पूरा इंग्लिश पेडागोजी का, ठीक है। अदरवाइज मैथ पेडागोजी भी देख सकते हो, आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगती है, या आपको अगर जो भी आपको चीज़ें समझ में आती तो ज़रूर। एंड फीडबैक ज़रूर देना आपको सेशन कैसा लगता है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।